तो आइए आज हम जानेंगे क्लास 8 की सामाजिक बुक के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कैसे कब और कहाँ, जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस पार्ट का पहला जो है पहली लाइन है वो है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब देखो तारीखों का खेल है। हिस्ट्री सब्जेक्ट जब भी हमारे ध्यान में आता तो यही आता है कि भाई हमें तारीखें याद करनी है। कौन सा राजा कब बना, कब किससे युद्ध किया, कब किसके सामने हारा, कब किसके सामने जीता, कब उसका विवाह हुआ, कहाँ पर उसका राज तिलक हुआ वगैरह, ये सब टोटली हमें तारीखें याद करनी पड़ती है। तारीखों के बारे में हम पढ़ेंगे आज की तारीखें हमारे जीवन के लिए और हिस्ट्री पढ़ने के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है पहले चैप्टर में, जैसे कि हमारे मन में ख्याल आता है कि चाय का प्रचलन कब शुरू हुआ। चाय सबसे पहले किसने पी होगी या उसका किसने खोज की होगी इसकी कि चाय पीने योग्य पदार्थ है और इसको पिया जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि तुरंत चाय को ले आए, उबाला और दूध डाला और चाय पत्ती डाल के दूध डाल के चाय बना के हमने चाय पीना स्टार्ट कर दिया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। उसके लिए भी बहुत टाइम लगा हुआ, खोज हुई होगी, फिर उसके बारे में और कुछ जानकारी हासिल की होगी, फिर उसका प्रयोग में कैसे लाया जाए, फिर उसको पहले टेस्ट किया होगा, फिर उसका टेस्ट चेक किया होगा, उसके बाद में धीरे धीरे जाके पूरे विश्व में ये चाय का प्रचलन स्टार्ट हुआ होगा, पीने योग्य पदार्थ का प्रचलन स्टार्ट हुआ होगा। और फिर लोग हम और चाय की खोज कब हुई, सबसे पहले इसका किसने पता लगाया, तो 1600, चाय के बारे में थोड़ी सी जनरल जानकारी देता हूँ। 1610 में 10 व्यापारी चीन से कुछ पत्ते लेके गए थे। मन में आता होगा कि ये चाय भारत में भी तो कभी ना कभी स्टार्ट हुई होगी, कि भारत में कब हुई। तो भारत में ये चाय 1834 में ब्रिटिश लेके आए थे इसको। आता है तो क्या भारत में पहले नहीं थी? पहले थी, असम में पहले थी, जंगलों में जंगली अवस्था में थी ये, लेकिन इसके बारे में निष्कर्ष नहीं हुआ था, अभी तक पता नहीं था लोगों को कि चाय पीने योग्य होती है और इसको ऐसे पिया जाता है। फिर दूसरी चीज आती है कि हमारी जो रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी कब स्टार्ट हुई होगी, सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की होगी, किसने दिमाग लगाया होगा कि पटरियों की लाइन बिछाई जाए, उसके ऊपर रेलगाड़ी को दौड़ाया जाए ताकि उसके कम ईंधन में ज्यादा लोग एक साथ जा सके और आ सके और सामान भी पहुंचाया जा सके। तो रेलगाड़ी के बारे में हमारे मन में जैसे आता है तो रेलगाड़ी 27 सितंबर 1825 27 सितंबर 1825, ये मैं विश्व की बता रहा हूं, विश्व की बता रहा हूं कि 27 सितंबर 1825 में इंग्लैंड के अंदर सर्वप्रथम रेलगाड़ी को चलाया गया था। फिर हमारे मन में आता कि भारत में कब चलाएगी, तो सर्वप्रथम रेलगाड़ी का टेस्टिंग हुआ था भारत में 22 दिसंबर 1851, 22 दिसंबर 1851, और सर्वप्रथम ये भारत में चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को ये भारत में सर्वप्रथम चलाई गई थी। अब देखो बेटा, ये तारीखों के बारे में हम पढ़ रहे थे कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। जैसे चाय है तो चाय के बारे में ये तो है नहीं कि 1610 में इसको लेके जाके पीना स्टार्ट कर दिया, नहीं, उसका प्रोसेस लंबा चला होगा। भारत में जो ब्रिटेन
ब्रिटिश लोग आए थे, वो भी 1834 में लेके आए, तो क्या तुरंत ला के पिला दी सबको? नहीं, धीरे धीरे उसका प्रचलन हुआ, एक ने पी होगी, दो ने पी होगी, फिर धीरे 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 जाकर पूरे भारत में इसका प्रचलन स्टार्ट हो गया, और आज घर घर तक ये चाय पहुंच चुकी है। रेलगाड़ी 27 सितंबर 1825 में विश्व में सर्वप्रथम चलाई गई, लेकिन उसका प्रोसेस जो था, उसको जो चलाने का जो तरकीब जो सोची होगी, वो एक दिन में नहीं सोची कि इसी दिन सोची और इसी दिन बना दी गई, उसका भी प्रोसेस लंबा होगा। तो डेट सिर्फ ये है कि चलाई गई उस दिन, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि उसी दिन ये ख्याल आया। नहीं, ख्याल तो बहुत टाइम पहले आया होगा, और फिर उसके बारे में कि कैसे चलाया जाए, कैसा इंजन डाला जाए, और फिर सब कुछ सोच समझ करके पहले भाप का इंजन से चलाई जाती थी, फिर धीरे 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 इसमें आधुनिकीकरण होता हुआ पड़े। जैसे प्रथम भारत के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल बने थे भारत के अंदर, तो जो पहला प्रथम था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। ये कब बना था? 1773 में। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आ चुकी थी। इस पूरे किताब में भी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के बारे में ही बातचीत है, मतलब टोटली ये ब्रिटिश आधारित इतिहास ही हम पढ़ेंगे, जिसमें ब्रिटिश भारत में आए, कैसे आए, क्यों आए, क्या किया, और फिर वो कैसे गए, उसी के बारे में हम इसी पूरी किताब बनाई गई है, और इसी किताब को हम पढ़ रहे हैं। तो प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद में अंतिम जो लास्ट थे, अंतिम जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ये अंतिम वाइस गवर्नर जनरल थे, उसमें वाइसराय भी होते थे, तो वाइसराय भी आए, खूब आए। अब हम अवधियां कैसे तय करें? जैसे डेटें तो होगी, लेकिन अवधियां तय करते हैं, जैसे काल तय करते हैं कि समय, उस समय को एक डिवाइड दे दिया कि ये आधुनिक काल है, वो मध्यम काल था, ये और उससे आगे वाला प्राचीन काल था। तो ये काल कैसे डिवाइड किए? तो वो भी किसी इतिहासकारों ने किए, और इतिहासकारों के आधार पे हमने पढ़े। तो एक जो इतिहासकार होता है था, जिसका नाम था, स्कॉटलैंड का था, वो 1817 में एक स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री था, जिसका नाम था जेम्स मिल। ये अर्थशास्त्री भी था और राजनीतिक दार्शनिक भी था, और इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ए हिस्ट्री बुक। इसकी किताब का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया मतलब होता है ब्रिटिश भारत का इतिहास। ब्रिटिश भारत का इतिहास। ब्रिटिश भारत का इतिहास मतलब कि स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री या फिर उसको राजनीतिक दार्शनिक भी कह सकते हैं, वो आए थे और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मतलब होता है कि ब्रिटिश भारत का इतिहास, जब अंग्रेज भारत में आए थे उस समय का इतिहास। तो उसने 3 कालखंडों में समय को निर्धारित किया, 3 कालखंडों में भारत को बांटा, और जिसका नाम था जिन 3 कालखंडों में भारत को बांटा, भारत के इतिहास को बांटा, उसको 3 खंड थे। नोटिस ने
भारतीय इतिहास को जेम्स मिल ने 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। और वो 3 भाग कौन से किए उसने, उस जेम्स मिल ने किए। जो पहला था हिंदू, दूसरा था मुस्लिम और तीसरा था ब्रिटिश। पहला था हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। तो जेम्स मिल ने जो डिवाइडेशन किया है, जो कालखंडों में बांटा है, वो एक आधार से सही तरीके से नहीं बांटा। क्योंकि जिस समय हिंदुस्तान में हिंदू राजाओं का आधिपत्य था या फिर संचालन हिंदू राजाओं के हाथ में था, तो जरूरी नहीं कि हर जगह हिंदू राजा ही थे, कहीं कहीं पे मुसलमान शासक भी थे और जिनका संचालन मुस्लिम राजाओं के द्वारा किया जाता था। और जब मुसलमान शासकों का समय जो मुगल संतुलन का बोला गया है, उस समय बहुत सारी जगह ऐसे थी जहां पर हिंदू राजाओं का शासन था और हिंदू राजा उसका संचालन करते थे। तो उनका ये जो कालखंडों में जो बांटा है उसने जेम्स मिल ने, वो एक सही तरीके से नहीं बांटा। और तीसरा कहा है कि ब्रिटिश शासन। और उसने जेम्स मिल ने स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री थे जेम्स मिल, उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिशों ने जो राज किया वो सबसे परफेक्ट था, वो सही था। उससे पहले राज्य से हिंदुस्तान का कि अंग्रेजों के समय भारत का विकास हुआ, ऐसा असंभव है, विकास नहीं हुआ। क्योंकि ब्रिटिश शासन के समय ना तो हमें समानता थी हमारे देश में, न ही हमारे देश के सभी लोग स्वतंत्र थे, न ही यहाँ के लोगों के जो आर्थिक विकास हो रहा था देश का, वो भी नहीं हो रहा था। आर्थिक विकास भी नहीं हो रहा था। तो जिसके कारण हम नहीं कह सकते कि ब्रिटिश शासन में भारत ने प्रगति की या भारत के लोग सुखी थे, समृद्ध थे, ऐसा असंभव है। उस समय भारत के लोग दुखी थे क्योंकि तरह तरह के लगान वसूली जाती थी, बारिश नहीं होती थी, फिर भी किसानों से जबरदस्ती जो लगान है वो वसूला जाता था, जिससे परेशान होकर बहुत सारे किसान लोगों ने आत्महत्या कर दी और लोग मर भी गए थे। और हमें देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत सारी जानें गई, बहुत सारे लोग शहीद हुए और देश को 1947 में जाकर के आज़ाद करवाया। जो भारतीय इतिहासकार है उन्होंने भारत के इतिहास को जो कालखंडों में बांटा है वो 3 भाग में बांटा है। भारतीय इतिहासकारों ने इतिहासकारों के द्वारा 3 भागों में बांटा है। जो पहला है प्राचीन काल, दूसरा है वो मध्यकालीन और तीसरा वो है आधुनिक काल। तो ये 3 भाग भारतीय इतिहासकारों ने बांटे हैं भारतीय इतिहास के, कि प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल। उसके बाद में जो भारत के अंदर ब्रिटिश शासन चल रहा था, अंग्रेजों का अधिकार था भारत के ऊपर और अंग्रेजों का शासन था, तो उसको हम कहते हैं औपनिवेशिक। क्या कहते हैं? औपनिवेशिक। तो इस औपनिवेशिक युग कहते हैं उसको। तो औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है या औपनिवेशिक किसे कहते हैं? औपनिवेशिक का मतलब होता है जब, परिभाषा लिख लो, जब एक देश का दूसरे देश पर दबदबा हो, इस प्रकार दबदबा हो कि
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं। तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है। औपनिवेशिक कहा जाता है। वैश्विक कहा जाता है। ठीक है, औपनिवेशिक किसे कहते हैं? जब एक देश का दूसरे देश पर इस प्रकार दबदबा हो जिससे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है। जब एक देश का दूसरे देश पर इस प्रकार दबदबा हो जिससे कि उनके जो पहले जो राजनीतिक जो राजतंत्र चल रहा था, जो शासन चल रहा था, उसमें बदलाव आते हैं। आर्थिक जो रोजी रोटी के संसाधन थे या काम काज होते थे उसमें जो बदलाव आता है तो वो आर्थिक बदलाव। सामाजिक, समाज के अंदर जो रीति रिवाज होते हैं उनके अंदर जो बदलाव आते हैं। सांस्कृतिक, जो संस्कृति होती है उसमें भी बदलाव की जबरदस्ती करवाए जाते हैं तो वो बदलाव आते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? औपनिवेशिक।